जय हिंद। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का आज हमारा 157वां लेक्चर है। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर। चैप्टर टाइटल्ड है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। आज के सेशन में एक तो हम बात करेंगे अर्ली रेगुलेशंस के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे स्ट्रगल बाय अर्ली नेशनलिस्ट टू सिक्योर प्रेस फ्रीडम के बारे में। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज हमें पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, इंडिया में सबसे पहला न्यूज़पेपर कब पब्लिश किया गया? इंडिया में सबसे पहला न्यूज़पेपर 1780 में पब्लिश किया गया। कब पब्लिश किया गया? 1780 में पब्लिश किया गया। किसने पब्लिश करने की शुरुआत की? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने पब्लिश करने की शुरुआत की। और न्यूज़पेपर का नाम क्या था? न्यूज़पेपर का नाम था बंगाल गैजेट, या फिर इसी बंगाल गैजेट को कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर भी बुलाया जाता था। बहुत सिंपल। इंडिया में सबसे पहला न्यूज़पेपर कब पब्लिश किया गया? 1780 में पब्लिश किया गया। किसने पब्लिश करने की शुरुआत की? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने पब्लिश करने की शुरुआत की। न्यूज़पेपर का नाम क्या था? न्यूज़पेपर का नाम था बंगाल गैजेट, या फिर इसी बंगाल गैजेट को कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर भी बुलाया जाता था। हालांकि बंगाल गैजेट को 1872 में सीज कर लिया जाएगा। 1872 में सीज क्यों किया जाएगा? बिकॉज बंगाल गैजेट के थ्रू सरकार को बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया जा रहा था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंडिया में सबसे पहला न्यूज़पेपर कब पब्लिश किया गया? 1780 में पब्लिश किया गया। किसने पब्लिश करने की शुरुआत की? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने पब्लिश करने की शुरुआत की। न्यूज़पेपर का नाम क्या था? न्यूज़पेपर का नाम था बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट के आने के बाद और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आए और बहुत सारे जर्नल्स आए, जैसे बंगाल जर्नल आया, कैलकाटा क्रॉनिकल आया, मद्रास कुरियर आया, बॉम्बे हेरल्ड आया। तो ऐसे बहुत सारे और न्यूज़पेपर्स, ऐसे बहुत सारे और जर्नल्स भी आएंगे। अच्छा, जैसे जैसे प्रेस का एक्सपेंशन होगा, कंपनी के ऑफिसर्स इस प्रेस के एक्सपेंशन को लेके वरिड थे। वरिड क्यों थे? बिकॉज कंपनी के ऑफिसर्स को ये डर था कि कहीं ये न्यूज़पेपर्स लंदन ना पहुंच जाएं। बिकॉज अगर लंदन पहुंच गए तो लंदन में लोगों को पता चल जाएगा कि कंपनी अपनी पावर्स को किस तरीके से मिसयूज कर रही है, कंपनी किस तरीके से इंडियंस को मिसट्रीट कर रही है, कंपनी किस तरीके से इंडियंस को सप्रेस कर रही है और ऑपरेस कर रही है। और अगर ऐसा होगा तो कंपनी के लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। बिकॉज लंदन में, ब्रिटेन में भी कंपनी के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे जो कि ये चाह रहे थे कि उनको एक मौका मिले तो वो क्राउन के पास जाएं और क्राउन को बताएं कि देखो, कंपनी अपनी पावर्स को मिसयूज कर रही है और आपने ये जो ट्रेड के ऊपर कंपनी को मोनोपोली दी हुई है, इस मोनोपोली को खत्म करो और हमें भी इंडिया के ट्रेड में पार्टिसिपेट करने का मौका दो। कंपनी को यह डर था कि इंग्लैंड में बैठे हुए कॉम्पिटिटर्स को कहीं ये पता ना चल जाए कि वो किस तरीके से अपने पावर को यहाँ पे मिसयूज कर रहे हैं, और इसीलिए कंपनी के ऑफिसर्स सबसे पहली बार इंडिया में प्रेस को कर्व करने की शुरुआत करेंगे। और प्रेस को कर्व करने के लिए अर्ली रेगुलेशंस को लाया गया। जैसे 1799 में लाया जाएगा सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट को। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट को कब लाया गया? 1799 में। कौन लेकर आया? लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए। लॉर्ड वेलेस्ली को यह डर था कि कहीं फ्रांस इंडिया को इन्वेड ना कर दे। 1799, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा ये वो टाइम फेज है जब नेपोलियन अपने पीक पे था, जब नेपोलियन एक्सपेंड कर रहा था। और इसी बैकड्रॉप में लॉर्ड वेलेस्ली को लग रहा था कि कहीं फ्रांस इंडिया को इन्वेड ना कर दे। इसी इन्वेजन के एंटिसिपेशन के चलते लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट इन 1799। और इस सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट के थ्रू वॉर टाइम रेस्ट्रिक्शंस को इंपोज कर दिया गया। वॉर टाइम प्रेस रेस्ट्रिक्शंस को इंपोज किया गया, मतलब ये बोल दिया गया कि नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट जाके आप अखबार में कुछ भी नहीं छाप सकते हो, आप अथॉरिटीज से पूछे बिना कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकते हो, आप सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे वॉर टाइम प्रेस रेस्ट्रिक्शंस को इंपोज कर दिया गया और प्री सेंसरशिप को भी इंपोज कर दिया गया। प्री सेंसरशिप का मतलब कि अगर आपको कोई भी खबर छापनी है न्यूज़पेपर में तो पहले गवर्नमेंट की अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। बहुत सिंपल। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट को लाया गया 1799 में।
कौन लेकर आया? लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए और इस सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट के थ्रू वॉर टाइम प्रेस रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर दिया गया। हालांकि ये जो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई थी इनको रिलैक्स किया गया, और रिलैक्स किसने किया? रिलैक्स किया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। और फिर 1818 में ये जो प्री सेंसरशिप इम्पोज की गई थी इसको भी खत्म कर दिया गया। तो सबसे पहली बार प्रेस को कर्व करने के लिए 1799 में लाया गया था सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट को। फिर 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशंस लाए गए। 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशंस लाए गए। कौन लेकर आया? एक्टिंग गवर्नर जनरल जॉन एडम्स लेकर आए। 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशंस को कौन लेकर आया? एक्टिंग गवर्नर जनरल जॉन एडम्स लेकर आए। और इन्होंने अपने रेगुलेशंस में क्या बोला कि अगर आपको प्रेस स्टार्ट करनी है या फिर आप प्रेस को यूज कर रहे हो तो आप विदाउट लाइसेंस ना तो प्रेस स्टार्ट कर सकते हो ना प्रेस को यूज कर सकते हो, और अगर आप ऐसा करोगे तो इट इज अ पीनल ऑफेंस। सबसे पहली बार प्रेस के यूज के लिए, प्रेस स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस को कंपलसरी किया गया इस लाइसेंसिंग रेगुलेशंस ऑफ 1823 के थ्रू। लेटर ऑन ये जो लाइसेंस की बात है इसको एक्सटेंड कर दिया गया टू जर्नल्स, टू पैम्पलेट्स एंड टू बुक्स, कि अब अगर आपको जर्नल भी स्टार्ट करना है, पैम्पलेट भी पब्लिश करना है, बुक भी पब्लिश करनी है तो पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर बिना लाइसेंस के करोगे तो इट इज अ पीनल ऑफेंस। ये जो रेस्ट्रिक्शंस लाई गई थी ये मेनली लाई गई थी इंडियन लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स के अगेंस्ट में, या फिर ऐसे न्यूज़पेपर्स जिनको एडिट किया जाता था बाय द इंडियंस। बेसिकली इन लाइसेंसिंग रेगुलेशंस के थ्रू एक तरीके से इंडियन लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स को टारगेट किया गया, और टारगेट करने के पीछे रीजन बड़ा सिंपल था, बिकॉज इन न्यूज़पेपर्स के थ्रू गवर्नमेंट की जो रिप्रेसिव पॉलिसीज थी, जो गवर्नमेंट हम लोगों को सप्रेस कर रही थी, ऑप्रेस कर रही थी, उन पॉलिसीज को एक्सपोज किया जा रहा था, उन पॉलिसीज को, उस बातचीत को आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा था, और गवर्नमेंट ऐसा चाह नहीं रही थी, कंपनी ऐसा चाह नहीं रही थी। राजा राम मोहन रॉय का एक अखबार आया करता था, मेरठ उल अखबार। नाम क्या था? मेरठ उल अखबार। मेरठ उल अखबार को इसी लाइसेंसिंग रेगुलेशंस की वजह से अपना पब्लिकेशन रोकना पड़ा था। तो सबसे पहले हमने बात की सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 के बारे में, जिसको लेकर आए लॉर्ड वेलेस्ली, और बहुत सिंपल तौर पे इस एक्ट के थ्रू वॉर टाइम प्रेस रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज किया गया और प्री सेंसरशिप को इम्पोज किया गया। फिर हमने बात की 1823 के लाइसेंसिंग रेगुलेशंस के बारे में, जिनको लेकर आए एक्टिंग गवर्नर जनरल जॉन एडम्स, और इन रेगुलेशंस के थ्रू क्या कहा गया कि अगर आपको प्रेस स्टार्ट करनी है या यूज करनी है तो आप विदाउट लाइसेंस ऐसा नहीं कर सकते हो, और अगर ऐसा करोगे तो इट इज अ पीनल ऑफेंस। ये जो लाइसेंस वाली रेगुलेशंस हैं ये लेटर ऑन एक्सटेंड कर दी गई टू द जर्नल्स, टू द पैम्पलेट्स एंड टू द बुक्स। अच्छा, इसके अलावा भी और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लाए गए, लेकिन हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। होपफुली ये दोनों चीज़ें तो आपने कर भी दी होंगी, बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है, और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। फिर इसके बाद मैट कैफे आए, और मैट कैफे लेकर आए मैट कैफे एक्ट को, या जिसका प्रॉपर नाम है प्रेस एक्ट ऑफ 1835। मैट कैफे जो है वो गवर्नर जनरल रहे 1835-1836 में, और मैट कैफे को लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। हु इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस? मैट कैफे, ये नाम याद रखना। इन्होंने सबसे पहले तो ये जो 1823 का ऑर्डिनेंस था इसको खत्म किया, इसको रिपील किया, और इन्होंने अपने प्रेस एक्ट ऑफ 1835 में सिंपली क्या बोला कि प्रिंटर्स जितने भी हैं या पब्लिशर्स जितने भी हैं उनको अपने पब्लिकेशन की लोकेशन के बारे में पूरी प्रिसाइज जानकारी देनी होगी। मतलब आप न्यूज़पेपर पब्लिश करो, आप जर्नल पब्लिश करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप छुप के नहीं कर सकते हो।
आपकी जो लोकेशन है, आपके जो प्रीमिसेस हैं पब्लिकेशन के, उनकी पूरी पूरी जानकारी आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी को देनी होगी। जो लाइसेंस वाली रिक्वायरमेंट है उसको खत्म कर दिया गया, लेकिन हाँ ये बोल दिया गया कि भाई आप छुप के पब्लिश मत करो, जो भी आपको पब्लिश करना है खुले में पब्लिश करो। आप जहां पे पब्लिकेशन कर रहे हो उस लोकेशन की पूरी पूरी जानकारी आपको गवर्नमेंट अथॉरिटीज को देनी होगी। और अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज को ऐसा लगेगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो और गवर्नमेंट अथॉरिटीज अगर ये चाहेंगी कि आप अपने फंक्शनिंग को रोको, तो आपको अपनी फंक्शनिंग रोकनी होगी। एक तरीके से थोड़ा लिबरेट किया गया इंडियन प्रेस को, थोड़ा फ्रीडम दिया गया कि आप कुछ भी पब्लिश करो। बस हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि आप छुप के पब्लिश मत करो। आपके पब्लिकेशन की जो लोकेशन है उस लोकेशन की पूरी प्रिसाइज जानकारी आप गवर्नमेंट अथॉरिटीज को दो। और अगर आप कुछ गलत करोगे तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज आपको बोल देंगी कि भाई फंक्शनिंग को बंद करो, तो आपको बंद करना होगा, अदरवाइज बंद करने की जरूरत नहीं है। तो मैट कैफे, ही इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, और ये लेकर आए थे प्रेस एक्ट ऑफ 1835 को, जिसको मैट कैफे एक्ट भी बुलाया जाता है। फिर इसके बाद 1857 में लाया गया लाइसेंसिंग एक्ट को। हमें पता है 1857 में 1857 का रिवोल्ट हुआ, और रिवोल्ट के बाद तो पूरी तरीके से सरकार हिल गई थी। तो सरकार लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857 को एक बार फिर से लाई, और इस एक्ट के थ्रू लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शंस को एक बार फिर से इंपोज कर दिया गया। मैट कैफे एक्ट के थ्रू ये जो कंडीशंस इंपोज की गई थी, इन कंडीशंस के साथ साथ लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शंस को भी इंपोज कर दिया गया। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि हमारे पास में राइट है टू स्टॉप पब्लिकेशन, हम जब चाहें तब पब्लिकेशन को रोक सकते हैं। हम जब चाहें तब किसी किताब के, न्यूज़पेपर के या प्रिंटेड मैटर के सर्कुलेशन को रोक सकते हैं। मतलब 1857 के रिवोल्ट के बाद, बट ऑब्वियस सी बात थी कि जो रेस्ट्रिक्शंस थी उनको और सीवियर किया गया। मैट कैफे एक्ट के थ्रू जो रेस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई थी वो तो थी ही, साथ में इस लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857 के थ्रू सरकार ने क्या बोल दिया कि आपके ऊपर एक बार फिर से लाइसेंसिंग रेगुलेशंस को इंपोज किया जा रहा है। बिना लाइसेंस के आप प्रेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो, आप प्रेस को यूज नहीं कर सकते हो। और साथ में गवर्नमेंट ने यह भी बोल दिया जब हमें ठीक लगेगा हम पब्लिकेशन को स्टॉप कर सकते हैं, हम सर्कुलेशन को स्टॉप कर सकते हैं फॉर एनी बुक, न्यूज़पेपर और प्रिंटेड मैटर। फिर 1867 में रजिस्ट्रेशन एक्ट लाया गया, और ये जो 1867 का रजिस्ट्रेशन एक्ट था इसके थ्रू मैट कैफे एक्ट ऑफ 1835 को रिप्लेस कर दिया गया। ये जो एक्ट था इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया, लेकिन ये जो 1867 का रजिस्ट्रेशन एक्ट था ये रेगुलेटरी था, ये रेस्ट्रिक्टिव नहीं था। इस रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867 के थ्रू क्या कहा गया, एवरी बुक एंड न्यूज़पेपर was required to print name of the printer and publisher and place of the publication। एक तो ये बोला गया कि आप न्यूज़पेपर पब्लिश करो, आप बुक पब्लिश करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक न्यूज़पेपर के ऊपर, हर एक बुक के ऊपर आपको प्रिंटर का नाम पब्लिश करना पड़ेगा, पब्लिशर का नाम पब्लिश करना पड़ेगा, और किस जगह से पब्लिकेशन हो रहा है उस जगह का नाम भी पब्लिश करना पड़ेगा। दूसरा, कॉपी वॉज टू बी सबमिटेड टू लोकल गवर्नमेंट विद इन 1 month ऑफ पब्लिकेशन ऑफ अ बुक। अगर आप कोई बुक पब्लिश कर रहे हो तो विद इन 1 month उस बुक की एक कॉपी आपको लोकल गवर्नमेंट को भेजनी होगी। और फिर वही कि लोकल गवर्नमेंट देखेगी कि यार कुछ गलत तो नहीं है, हमारे अगेंस्ट में तो कुछ नहीं लिख दिया है, और अगर ऐसा लगेगा सरकार को तो बोलेगी कि भैया ये जो पब्लिकेशन है इसको स्टॉप करो। तो मतलब हालांकि ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867 है इसके थ्रू कोई रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज नहीं लाई गई, कोई रेस्ट्रिक्टिव स्टेप्स नहीं लिए गए, रेगुलेटरी स्टेप्स लिए गए, लेकिन फिर भी एक तरीके से गवर्नमेंट निगाह रख रही है, एक तरीके से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि कुछ भी जो भी पब्लिश हो रहा है वो उनके निगरानी में पब्लिश हो। तो ये अर्ली रेगुलेशंस थे। अच्छा, ये जो अर्ली रेगुलेशंस लाए गए, या फिर ये कहें कि ये जो इंडियन प्रेस के एक्सपेंशन की शुरुआत हुई, जब इस प्रेस को सरकार ने कर्व करने की कोशिश की तो इसके अगेंस्ट में हमारे जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्होंने स्ट्रगल करने की शुरुआत की। अर्ली 19th सेंचुरी से ही फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए आवाज उठाने की शुरुआत की गई अर्ली नेशनलिस्ट के द्वारा। अर्ली नेशनलिस्ट ने इंपॉर्टेंस समझी प्रेस की, उनको समझ में आया कि प्रेस नेशनल मूवमेंट के लिए
प्रेस आगे की लड़ाई के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और जब प्रेस को कर्व करने की शुरुआत की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो इसके अगेंस्ट में हमारे लीडर्स ने आवाज उठाई। इनफैक्ट एज अर्ली एज 1824, 1824 में ही राजा राम मोहन रॉय जो हैं, ये जो प्रेस के फ्रीडम को कर्व किया जा रहा था, इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेंगे। 1824, अभी तो प्रेस की शुरुआत 1780 में तो हुई थी। 1824 में प्रेस कितना ही डेवलप हुई होगी, लेकिन राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों को प्रेस की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही थी। और जब सरकार ने प्रेस के फ्रीडम को कर्व करने की शुरुआत की, रेस्ट्रिक्ट करने की शुरुआत की, तो राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग प्रोटेस्ट करेंगे इसके अगेंस्ट में। और हमारे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट का अर्ली फेज था, इस फेज के दौरान लीडर्स फोकस कर रहे थे कि भाई हमें अपने आइडियाज को प्रोपोगेट करना है, हमें पब्लिक ओपिनियन को कंसोलिडेट करना है, हमें लोगों को यूनाइट करना है, हमें लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिप्रेसिव पॉलिसीज के अगेंस्ट में खड़ा करना है। और इसके लिए उनको रियलाइज हो रहा था कि प्रेस बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इसके लिए उनको समझ में आ रहा था कि प्रेस के फ्रीडम को बचाना बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसलिए ये जितने भी अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स थे, ये प्रेस के फ्रीडम को बचाने के लिए सरकार के अगेंस्ट में खड़े होंगे, सरकार को क्वेश्चन करेंगे। और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होगा, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अपने अर्ली डेज में इस प्रेस की इंपॉर्टेंस को समझेगी। बिकॉज आईएनसी जब 1885 में फॉर्म हुई, तो उनकी सोल डिपेंडेंस थी प्रेस के ऊपर। अगर उन्हें लोगों तक पहुंचना है, अगर उन्हें मासेस तक पहुंचना है, अगर उन्हें लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यूनाइट करना है, तो उनकी सोल डिपेंडेंस किसके ऊपर थी? प्रेस के ऊपर थी। तो प्रेस के फ्रीडम की इंपॉर्टेंस हमारे अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स को समझ में आ रही थी। इस दौर के दौरान बहुत सारे न्यूज़पेपर शुरू किए गए। ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हिंदू की शुरुआत की गई, स्वदेश मित्रा की शुरुआत की गई। हिंदू और स्वदेश मित्रा किसने शुरुआत की? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने शुरुआत की। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हिंदू की शुरुआत और स्वदेश मित्रा, इन दोनों न्यूज़पेपर्स की शुरुआत किसने की? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने की। बंगाली की शुरुआत किसने की? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने की। बंगाली की शुरुआत किसने की? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने की। वॉइस ऑफ इंडिया की शुरुआत किसने की? दादा भाई नेहरू ने की। वॉइस ऑफ इंडिया की शुरुआत किसने की? दादा भाई नेहरू ने की। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका दो भाइयों का न्यूज़पेपर था। एक थे शिशिर कुमार घोष और दूसरे थे मोतीलाल घोष। अमृत बाजार पत्रिका दो भाइयों का न्यूज़पेपर था, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। इंडियन मिरर, इंडियन मिरर की शुरुआत किसने की? एन एन सेन ने की। इंडियन मिरर की शुरुआत किसने की? एन एन सेन ने की। केसरी, जो कि मराठी लैंग्वेज में आता था, और मराठा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में आता था, ये दोनों न्यूज़पेपर्स किसके हैं? बाल गंगाधर तिलक के हैं। केसरी और मराठा दोनों किसके न्यूज़पेपर्स हैं? बाल गंगाधर तिलक के हैं। सुधारक, सुधारक किसका न्यूज़पेपर है? गोपाल गणेश आगरकर का है। सुधारक किसका न्यूज़पेपर है? गोपाल गणेश आगरकर का है। हिंदुस्तान और एडवोकेट, ये दोनों न्यूज़पेपर किसके हैं? जीपी वर्मा के हैं। हिंदुस्तान और एडवोकेट किसके न्यूज़पेपर्स हैं? जीपी वर्मा के न्यूज़पेपर्स हैं। देखो, ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और मेंस में भी कहीं ना कहीं कोट करने के काम में आ जाते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, यहीं पे दिमाग में बिठाते हैं। हिंदू और स्वदेश मित्रा दोनों किसके न्यूज़पेपर्स हैं? जी सुब्रमण्यम अय्यर के। बंगाली किसका न्यूज़पेपर है? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का। वॉइस ऑफ इंडिया किसका न्यूज़पेपर है? दादा भाई नेहरू का। अमृत बाजार पत्रिका किसका न्यूज़पेपर है? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष का। इंडियन मिरर किसका न्यूज़पेपर है? एन एन सेन का। केसरी और मराठा किसका न्यूज़पेपर है? दोनों किसके न्यूज़पेपर हैं? बाल गंगाधर तिलक के। सुधारक किसका न्यूज़पेपर है? गोपाल गणेश आगरकर का। हिंदुस्तान और एडवोकेट दोनों किसके न्यूज़पेपर्स हैं? जीपी वर्मा के। इसके अलावा और बहुत सारे न्यूज़पेपर शुरू किए गए। जैसे पंजाब में दो जो प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर शुरू किए गए, उनमें एक था ट्रिब्यून और दूसरा था अखबार ए आम। ट्रिब्यून और अखबार ए आम। बॉम्बे में शुरू किया गया गुजराती को, बॉम्बे में शुरू किया गया इंदु प्रकाश को, बॉम्बे में शुरू किया गया ध्यान प्रकाश को, और बॉम्बे में शुरू किया गया काल को। तो बॉम्बे में गुजराती, इंदु प्रकाश, ध्यान प्रकाश और काल को शुरू किया गया। बंगाल में सोम प्रकाश को शुरू किया गया। बंगाल में बंगानी भाषी को शुरू किया गया और बंगाल में साधा रानी को शुरू किया गया। तो बंगाल में सोम प्रकाश, बंगानी वाशी और साधा रानी को शुरू किया गया।
ये जो अदर न्यूज़पेपर्स हैं इनके भी नाम याद रखना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही न्यूज़पेपर शुरू किए गए, और बहुत सारे न्यूज़पेपर शुरू किए गए। और ये जो न्यूज़पेपर्स हैं इनको दिमाग में रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में कब पूछ ले जाए कोई भरोसा नहीं है। और जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन एक साथ सारे न्यूज़पेपर्स को देखने से कंफ्यूजन ज़्यादा होगा। कुछ को यहाँ पे याद रखो, कुछ को आगे जाके याद करेंगे, लेकिन हाँ न्यूज़पेपर्स को दिमाग में रखना। अच्छा, इनिशियली जब ये न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए जाने लगे तो इनको प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के तौर पर शुरू नहीं किया गया था। इनको शुरू किया गया था नेशनल सर्विस के लिए। इनको शुरू किया गया था कि जो पब्लिक ओपिनियन है उसको बिल्ड किया जा सके। इनको शुरू किया गया था कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें सप्रेस कर रही है, ऑप्रेस कर रही है, इसकी जानकारी रिमोट एरियाज तक, विलेजेस तक पहुंचाई जा सके, ताकि विलेज तक के लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यूनाइट किया जा सके। और गवर्नमेंट क्या करेगी इसके अगेंस्ट में? बट ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट जो है वो इसके अगेंस्ट में स्ट्रिंडेंट लॉज को लेकर आएगी। जैसे आईपीसी का सेक्शन 124 ए इंपोज कर दिया गया। ये जो आईपीसी का सेक्शन 124 ए था, ये क्या कहता था? ये कहता था कि अगर कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डिसअफेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो उसको या तो आजीवन कारावास दिया जाएगा, या उसको कोई और दूसरी सजा दी जाएगी, या उसको 3 साल तक के लिए जेल में डाला जाएगा। इतना स्ट्रिंजेंट लॉ इंपोज कर दिया गया सरकार के द्वारा अगेंस्ट द न्यूज़पेपर्स। भाई ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डिसअफेक्शन क्रिएट होगा, ये कैसे क्रिएट होगा? जब न्यूज़पेपर्स में, जब जर्नल्स में सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया जाएगा, सरकार जो मैं ऑप्रेस कर रही है, मैं सप्रेस कर रही है, उसको एक्सपोज किया जाएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कह रही है कि भैया सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी इंपोज किया जा रहा है। अगर आपने कोई भी डिसअफेक्शन क्रिएट किया तो आपको आजीवन कारावास तक हो सकता है। लेकिन जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जो नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट थे, ये जर्नलिस्ट भी अपना दिमाग यूज कर रहे थे। ये भी बहुत खूबसूरती से क्या कर रहे थे कि जो लीगल हडल्स थी उनको सबवर्ट कर रहे थे। जैसे ये जो जर्नलिस्ट हुआ करते थे, ये सरकार के अगेंस्ट में जब भी लिखते थे तो सरकार के अगेंस्ट में लिखने से पहले एक प्रीफेस के तौर पे सरकार के प्रति अपनी लॉयल्टी को दिखाने के लिए भी चीजें लिखते थे। पहले लिख देते थे कि भाई सरकार के लिए हम लॉयल हैं, सरकार के प्रति हमें सपोर्टिव रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, वो रहना चाहिए, लेकिन सरकार की ये जो पॉलिसी है ये थोड़ी सी गड़बड़ है, सरकार की ये जो पॉलिसी है, ये जो स्टेप है, इससे इंडियंस का नुकसान हो रहा है। मतलब दोनों चीजों को बैलेंस करके लिखते थे ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी सोचे कि यार इसको पनिश करना है या इसको छोड़ देना है। तो हमारे जो नेशनलिस्ट माइंडेड जर्नलिस्ट थे इनिशियल फेज के, वो भी अपना दिमाग यूज कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा नेशनल मूवमेंट ग्रो होगा, जैसे जैसे लीडर्स के हाथ में थोड़ी पावर आने लगेगी, जैसे जैसे इंडियंस थोड़ा यूनाइट होने लगेंगे, वैसे वैसे ये जो प्रेस की पावर है ये भी थोड़ी बढ़ने लगेगी। जैसे इंडियन न्यूज़पेपर्स ने लॉर्ड लिट्टन की एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत हेविली क्रिटिसाइज किया, स्पेशली जब 1876-77 में फेमाइंस आए और उन फेमाइंस को लॉर्ड लिट्टन की एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बेकार तरीके से मैनेज किया, मिसमैनेजमेंट किया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। तो लॉर्ड लिट्टन के एडमिनिस्ट्रेशन को इंडियन न्यूज़पेपर्स बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करेंगे और इसके अगेंस्ट में सरकार लेकर आएगी वर्नैकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 को। ये वर्नैकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 क्या है और इसके आगे की कहानी ऑफ इंडियन प्रेस किस तरीके से चली है, उस सब के बारे में बातचीत हम अगले सेशन में करेंगे। देखो, इस पूरे सेशन में एक तो आपको ये न्यूज़पेपर्स वाला जो सेक्शन है इसको याद रखना है, दूसरा अर्ली रेगुलेशंस में बेसिक तौर पे चीज़ों को दिमाग में रखना ताकि कभी अगर मेंस में लिखने के लिए आ जाए तो आपको चीज़ें पता हो। बाकी एज सच रटने की ज़रूरत नहीं है। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।